हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज दिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, एडजॉर्प्शन क्लियर है, द डिपोजिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली ओवर द सरफेस। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, और हम लोग यहाँ पर आइसोथर्म को ग्राफ से डिनोट करते हैं। होगा क्या, देखिए कि हम लोगों के पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस है और हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर का क्या रोल है उस एडजॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बन सकती है, ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन x अपॉन m एंड द प्रेशर। अब ये x अपॉन m क्या है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए, देखो ये मेरे पास है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी, और इसके ऊपर जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं उनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। मान लीजिए द मास ऑफ एडजॉर्बेट इज x ग्राम एंड द मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज m ग्राम। तो हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कैसे लिखते हैं, x ओवर m, मतलब द वेट ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस टू द मास ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन विच डिपोजिशन टेक्स प्लेस। तो सिंपली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि x अपॉन m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और वी कैन से क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग p के साथ में, तो हमको एक रिलेशन पता चलता है। तो वो हमको रिलेशन क्या मिला, उस रिलेशन की स्टडी की उनमें से एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिक। फ्रेंडलिक ने क्या बोला, फ्रेंडलिक ने क्या स्टडी किया, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो हमारे पास आ गया x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन m। अच्छा, यहां पर n क्या है, k क्या है, दे ऑल आर कांस्टेंट वैल्यू जो फ्रेंडलिक साइंटिस्ट ने यूज की थी, लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस रोल फ्रेंडलिक नहीं बता पाए, इसीलिए इसका ये जो आइसोथर्म था वो फेल हो गया। हम लोगों के यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है। आपसे क्वेश्चन इस पर ये बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाई एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, या अगर पर्टिकुलर नाम से भी पूछ लिया गया तो एक्सप्लेन फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आप लोगों को बस जितना मैंने लिखा है यहाँ पे वो मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगा दिया, k लगा दिया। ठीक है, जब हम लोग इसमें ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ की नेचर कुछ ऐसी आएगी। देखिए, x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ खींचा है तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में 3, तो ऐसे समझिए इस ग्राफ के 3 सेगमेंट हैं। यहां मैंने कट किया है ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट सेगमेंट में देखिए यहां पे लिखा है x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, हम ये जो पढ़ रहे हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, ये है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड। यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा केस लिया है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड। तो जब गैस की बात होगी तो डेफिनेटली प्रेशर की बात होगी। तो यहाँ पर ये इन द फर्स्ट सेगमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इन लास्ट सेगमेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। और हम लोग सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि लोअर प्रेशर कंडीशन में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हाई प्रेशर कंडीशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम लोग प्रेशर, लो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, लेकिन हाई प्रेशर कंडीशन में प्रेशर का कोई रोल एडजॉर्प्शन के ऊपर नहीं रहता है। और ये जो बीच की जो स्टेज है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 अपॉन n की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनता है केवल इस इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं आता है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसको लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत लॉग तो जानते ही हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लॉग दोनों साइड में लॉग ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग, और ये मिल जाएगा मुझको k p की पावर 1 अपॉन n। तो इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग k प्लस 1 अपॉन n
log p। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बना लीजिए, ग्राफ बना सकते हैं हम लोग y इज टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन से। हम लोगों को ग्राफ किस किस में खींचना है, log x अपॉन m, ये क्या है, y है, x क्या है, p, तो ये वाला फैक्टर क्या बन गया, स्लोप। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, ये होगा c और ये किसके बराबर है, log k के बराबर है, ये है m, ये किसके बराबर है, 1 अपॉन n के। ठीक है, तो ये था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, पर्टिकुलरली किसके लिए, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सॉल्यूशन में कोई सॉलिड डाल दिया जाए और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उस सॉलिड की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल ऐसे है कि जब शुगर फैक्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी शुगर मिल जो होती हैं, उनमें शुगर केन से शुगर बनाई जाती है तो उसका कलर येलो होता है, जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर येलो होता है। तो उसमें क्या करते हैं, एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एनिमल चारकोल उस शुगर का जो येलो कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि एसिटिक एसिड है और वाटर प्रेजेंट है। इसमें हम अगर चारकोल डाल रहे हैं तो इस चारकोल की सरफेस पर एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स वो आके डिपॉजिट हो जाएंगे और उस चारकोल को अगर अब हम लोग निकाल लें तो सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कि एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या यूज कर लेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। x अपॉन एम इज डायरेक्टली या इज इक्वल टू k c की पावर 1 अपॉन n। तो ये है एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर प्रेशर की जगह c दे दिया था और पूछा था ये कौन सा आइसोथर्म है, तो वो कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन आता है और गैस के केस में प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था ये फेल हो गया, ये इसकी लिमिटेशन थी काफ़ी। एक तो ये कि ये प्रैक्टिकली बहुत सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा, ये जो वैल्यू है k की और n की, दिस वैल्यू चेंजेस विद द टेम्परेचर। तो साइंटिस्ट जो फ्रेंडलिक साइंटिस्ट थे वो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसको फेल कर दिया गया। फिर कौन आए, फिर आए लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने नाम दिया, देखो इसका नाम कुछ ऐसा ही है, लैंगमुइर, इसका नाम है फ्रेंडलिक। तो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, पहले इसको समझने के लिए इनकी कुछ अजम्पशंस हैं, उसको समझना जरूरी है, और एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो आप लोगों के यहाँ बनता नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। चलिए, अजम्पशंस क्या है, तो ये बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का सीधा सा मतलब जिसकी सरफेस होगी, और हम लोग यहाँ पे सॉलिड एडजॉर्बेंट को मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस सॉलिड एडजॉर्बेंट के पास होंगी एडजॉर्प्शन साइट, और इनको बोलेंगे या तो फ्री वैलेंसी या इनको बोलते हैं एडजॉर्प्शन साइट। ठीक है, मान लीजिए ये टोटल जो एडजॉर्प्शन साइट है वो 1 मान ली हमने, टोटल एडजॉर्प्शन साइट 1 मतलब होल 1 मान ली। ठीक है, इनके अजम्पशंस क्या है कि सॉलिड्स हैव फ्री साइट या फ्री एडजॉर्प्शन साइट, नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट फिक्स्ड, मतलब हर सॉलिड की अलग अलग एडजॉर्प्शन साइट होंगी। किसी की एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो एडजॉर्प्शन साइट ज़्यादा होंगी, किसी की कम होगी तो उसमें एडजॉर्प्शन साइट कम होंगी। फिर है ईच साइट कैन एडजॉर्ब ओनली 1 पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेट, मतलब क्या है कि केवल एक बार में एट ए टाइम ओनली 1 एडजॉर्बेट पार्टिकल विल एडजॉर्ब टू दी साइट। ऐसा नहीं है कि एक ही साइट पे एक से ज़्यादा पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, द स्पीसीज एडजॉर्ब्ड ऑन डिफरेंट साइड डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ एडजॉर्ब हो गया और एक यहाँ एडजॉर्ब हो गया, ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ये एजम्पशंस हैं, इनको हमें पहले समझना होगा। फिर है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज सेम फॉर ऑल साइड। इसका मतलब क्या है कि whenever these adsorbate comes in contact with the free side, the interaction will take place, the bond formation will take place, either physical force or chemical force। अगर physical force बनेगा तो physis option, chemical bond बनेगा तो chemic option, लेकिन enthalpy of adsorption तो यहाँ से निकलेगी। तो ये जो enthalpy of adsorption है वो हर साइट के लिए कॉमन होगी, सेम होगी। फिर आते हैं हम लोग
कि द एडजॉर्ब्ड स्पीसीज एवेपोरेट फ्रॉम द साइट। अब यहाँ पर जो हीट निकलेगी भाई, ये एडजॉर्बेट पार्टिकल यहाँ स्टिक हो गया, यहाँ से हीट निकलेगी। अब हीट निकलेगी, उस हीट की वजह से ये जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट एवेपोरेटिंग। ये यहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, ठीक है। फिर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज यूनिलेयर। अच्छा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिलेयर फॉर्मेशन करेंगे, मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोग कैसे एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ अजम्पशंस। अब हम लोग देखेंगे इसका एक छोटा सा डेरिवेशन कि ये जो मेरे पास एडजॉर्प्शन साइट है, इस एडजॉर्प्शन साइट के नंबर ऑफ टोटल एडजॉर्प्शन साइट को मैंने एज अ होल 1 माना है, ठीक है। और एक समय में जितनी एडजॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाई है उनको बोलेंगे हम लोग ऑक्यूपाइड एडजॉर्प्शन साइट, और जो खाली है उसको बोलेंगे वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट। और खाली मतलब वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट प्लस ऑक्यूपाइड एडजॉर्प्शन साइट को मिला के कितनी है? 1 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो कि लेट द ऑक्यूपाइड एडजॉर्प्शन साइट थीटा, या लेट द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एडजॉर्प्शन साइट इज थीटा, सो द वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट कितनी हो जाएंगी? इट इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा। लेट द फ्रैक्शन लिखता हूं मैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट कितना है? थीटा। सो द फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट कितना होगा? 1 माइनस थीटा। अब समझिए, जितनी ज्यादा एडजॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड होंगी तो वो एडजॉर्प्शन साइट खुद को वैकेंट करने की कोशिश करेंगी, मतलब वो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स वहां से एवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे। एडजॉर्बेट पार्टिकल वहां से निकलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिजॉर्प्शन। तो जितनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड साइट होंगी उतना ही ज़्यादा डिजॉर्प्शन होगा, और जितनी ज़्यादा वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट होंगी उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो ऐसे समझिए कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है भाई। डिजॉर्प्शन कब ज़्यादा होगा? जब फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ तो मुझको मिल जाएगा आर डी इज इक्वल टू के डी, दैट इज डिजॉर्प्शन कांस्टेंट, और ये बन गया थीटा। ऐसे ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1 माइनस थीटा के। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए, और ये 1 माइनस थीटा। अब एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी कि जितने पार्टिकल डिजॉर्ब होंगे उतने ही पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं दिस आर डी इज इक्वल टू आर ए, और मैं लिख सकता हूं के डी थीटा इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं के डी थीटा इज इक्वल टू के ए पी माइनस के ए थीटा पी, ठीक है। इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो मुझे मिल जाएगा के डी थीटा प्लस के ए थीटा पी इज इक्वल टू के ए पी। यहाँ से थीटा कॉमन ले लीजिए तो हमको मिल जाएगा के डी प्लस के ए, दिस इज के ए पी। तो थीटा बराबर मिल गया के ए ओवर के ए प्लस के डी, और ये मिल गया पी। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, दिस वन, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्या करें कि इसको के डी से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो मुझको मिल जाएगा के ए ओवर के डी ओवर के ए ओवर के डी प्लस 1, और यहाँ पर हम लोग के ए ओवर के डी को लिख सकते हैं के डैश। तो मुझे मिल गया थीटा इज इक्वल टू के डैश पी ओवर के डैश प्लस 1।
दिस इज द इक्वेशन। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस पढ़ा है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये था लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए बड़ा सिंपल सा है। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किससे रिलेटेड है कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। फिर उसका एक और केस बनता है एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। लेकिन फ्रेंडलिक इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने थोड़ा सा उसको डिराइव किया और थोड़ी सी अच्छी बातें बताई हमको, तो ये थोड़ा सा उससे फ्रेंडलिक से थोड़ा सा अच्छा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। बड़ा सिंपल सा है, हम लोग कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं वो एक टेबल में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और टर्म है छोटा सा, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार यह है कि हम लोग वही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब x/m, और हम लोग यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं। आइसोबार का मतलब है प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोथर्म का मतलब था टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ खींचूं तो एडजॉर्प्शन के लिए कैसा ग्राफ आ रहा था, इस तरह से। अगर ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, और अगर ये केमिकल एडजॉर्प्शन है तो टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है। तो ये है एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसोथर्म हमने पढ़ाई है, और एडजॉर्प्शन आइसोबार ये दोनों हैं जो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बस वही चीज़ें आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा बस नोट करना है हमको। तो सबसे पहला है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। रिमूवल ऑफ कलर ऐसे समझिए, अगर हमें किसी सॉल्यूशन में से कलर को निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस कलर में जिस सॉल्यूशन में कलर है उसमें एनिमल चारकोल डाल देंगे, तो एनिमल चारकोल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन दी सरफेस, सॉरी वो कलर मटेरियल विल एड्जॉर्ब ऑन दैट एनिमल चारकोल सरफेस। ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई डाइंग प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे सिंपल समझिए, डाइंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम लोग अपने बालों में कलर कराते हैं, तो जो कलर है वो हमारे बालों की सरफेस पर ही तो एड्जॉर्ब हो रहा है। ऐसे ही किसी कपड़े को अगर हम लोग किसी कलर में करना चाहते हैं तो वो डाइंग प्रोसेस में भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ होती है। तीसरा, अगर मैं क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, क्रोमेटोग्राफी, देखिए क्रोमेटोग्राफी एक एडवांस टेक्निक है सेपरेशन की। हम लोग एक पेपर लें, सिंपल फिल्टर पेपर टाइप का, उस फिल्टर पेपर, ऐसे समझिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस पर इंक डाल दीजिए आप लोग, तो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यही सेम प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में। डिटेल में नहीं आएगा आप लोगों का, केवल एप्लीकेशन पूछ सकता है अगर पूछने को आएगा तो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने एक लोअर क्लासेस में पढ़ी है प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नहीं पढ़ी है तो हमारे यहाँ जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर, उसमें ये आएगा। चलिए नेक्स्ट 5th अगर हम लोग देख लें, इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कैसे करेंगे भाई, देखिए आप लोग कोई मार्केट से नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाइए तो आप लोग देखोगे उसमें सिलिका की छोटे छोटे पैकेट्स पड़े रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जरा से भी मॉइस्चर आएगी उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कार्टून में तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए किसी कमरे में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप लोग वहाँ पर सिलिका की वही पैलेट्स डाल दीजिए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यही सेम प्रोसेस यूज़ की जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर हम लोग कहीं पर वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, वैक्यूम का मतलब क्या है कि वहाँ पर बिल्कुल भी एयर ना हो, तो हमने किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में सक्शन पंप के द्वारा सारी एयर निकाल ली। अगर थोड़ी बहुत भी एयर बची हुई है तो उसमें वही वो सिलिका की छोटी छोटी पैकेट्स डाल दीजिए, तो वो एयर जो है वो सिलिका पैकेट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमको एक एब्सोल्यूट वैक्यूम कंडीशन मिल जाएगी। ठीक। एक और प्रोसेस है 7, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ये कि वाटर को सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर होता क्यों है, क्योंकि उसमें सल्फेट, क्लोराइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अगर हम लोग उसमें आयन एक्सचेंज रेजिन डाल दें तो ये सारे आयन जो हैं वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हार्ड वाटर को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी एक और मेथड था वाटर को सॉफ्ट करने का, परम्यूटेड प्रोसेस। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो 11th क्लास की जो सेकंड पार्ट है NCERT बुक का सेकंड पार्ट,
उसमें जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप लोग ये 4-5 नाम याद रखेंगे, डिटेलिंग आप लोगों के यहाँ नहीं आती है। तो ये था आज पूरा वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, 2 साइंटिस्ट, फ्रेंडलिक, लैंगमुइर। फ्रेंडलिक फेल हो गए, लैंगमुइर का थोड़ा सा अच्छा है, उन्होंने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी इसके लिए दिया। आप लोगों को मैथमेटिकल डेरिवेशन करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं आएगा आपके यहाँ। और फिर हमने पढ़ाया दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर आपका फीडबैक है तो। थैंक यू।